हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट सितंबर 2024 के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं नबार्ड, एक्सिम बैंक, यूटीआई, सिडबी और ईसीजीसी। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एज पर द डेट ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट्स। सबसे पहला है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982। दूसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, दैट इज एक्सिम बैंक। ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 जनवरी 1982। नेक्स्ट है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 फरवरी 1964। नेक्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 2 अप्रैल 1990। और लास्ट है ईसीजीसी, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 30 जुलाई 1957। तो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। उस हिसाब से देखिए, सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था ईसीजीसी, उसके बाद आएगा आपका यूटीआई जो है 1964 में, दैट इज सी। फिर आता है 1 जनवरी 1982, दैट इज एक्सिम बैंक। फिर आता है आपका नबार्ड, 12 जुलाई 1982। और लास्ट में आएगा आपका सिडबी जो कि 1990 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो सीक्वेंस बनेगी ECBAD। फोर्थ ऑप्शन में देखिए सीक्वेंस सही है ECBAD, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बैंक्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक एक करके देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 27 जनवरी 1921, 27 जनवरी 1921। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, ये स्टैब्लिश हुए थे ऑन 26 सितंबर 1975। और लास्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 24 अप्रैल 2016, 24 अप्रैल 2016। तो अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1921 में। फिर आया आपका 1935 में आरबीआई, 1935 में आरबीआई आया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया आपका 1955 में। तब आया आरआरबी 1975 में। और लास्ट में आपका आया स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में। यानी जो सीक्वेंस बना वो है BCADE, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are primary functions of commercial banks? ऑप्शंस हैं accepting deposit, agency service, discounting trade bills, financing foreign trade and general utility services। तो देखिए सबसे पहला आपका ये प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक क्या करती हैं कि जो जनरल पब्लिक होती है इनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं।
under various types of account like saving bank account, current bank account, fixed account, कई तरीके से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं और लोन्स देती हैं, लेंडिंग करती हैं. तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड लेंडिंग द मनी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक. दूसरा इसमें से प्राइमरी फंक्शन है आपका डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स. कमर्शियल बैंक्स जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है या उनको ये बेनिफिट देती है कि जो भी उनके ट्रेड बिल्स हैं वो उसको डिस्काउंट करा सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट. जो ट्रेड बिल होगा उस पर एक ड्यू डेट होगी, अब ड्यू डेट पर ही पैसा मिलेगा. तो जो बिजनेस है अगर उसको रिक्वायरमेंट है पैसे की, जल्दी है, जरूरत है, तो वो उस ट्रेड बिल को कमर्शियल बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकते. नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन है फिनेंसिंग फॉरेन ट्रेड. जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फॉरेन ट्रेड को भी फिनेंस करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली किया जा सके. और जो ट्रांजैक्शंस हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में वो बेहतर तरीके से हो सके, इसमें कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स और फिनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, ये तीनों ही प्राइमरी फंक्शन है. जबकि एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी सर्विस ये क्या है आपके सेकेंडरी फंक्शंस हैं. एजेंसी फंक्शंस क्या है? टैक्स पेमेंट्स देना, कोई बिल्स है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर वो पे करना, ये सभी क्या है? एजेंसी फंक्शंस हैं. जनरल यूटिलिटी का मतलब क्या है? क्रेडिट कार्ड देता है, लॉकर फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस देता है. तो बेसिकली प्राइमरी सर्विस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ए, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल सी और फिनेंसिंग फॉरेन ट्रेड डी. यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ए, सी एंड डी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स इन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी. ऑप्शंस हैं कैश रिजर्व रेशियो, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, अल्टरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो देखिए जो क्रेडिट कंट्रोल है ये करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बाय यूजिंग क्रेडिट कंट्रोल मेथड. ये क्रेडिट कंट्रोल मेथड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में आपका बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में आपका हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन. क्वांटिटेटिव में एक और है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो ये सभी क्या हैं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए. अब यहाँ पे देखिए अगर, तो कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ये क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड है. दूसरा है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब है जनरल रूल्स, रेगुलेशंस या गाइडलाइंस जो अथॉरिटीज सेट करती हैं ताकि कंज्यूमर्स को जो लेंडिंग की जा रही है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से करती हैं उसको देखा जा सके. मेनली ये रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई भी अनफेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको कम किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके और बेहतर सिचुएशन की जा सके. ये क्या है आपका? क्वांटिटेटिव नहीं है बल्कि ये क्या हो गया आपका? क्वालिटेटिव मेथड. नेक्स्ट है अल्टरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो कि हम लोन के अगेंस्ट रखते हैं और जो लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो लोन हम दे रहे हैं इसके बीच का जो डिफरेंस है यही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है. दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए का अगर आपका वैल्यू है सिक्योरिटी का और बैंक ने आपको लोन दिया है तो यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने रुपए की हुई आपकी? 20 रुपीज की. तो अल्टरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव.
नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बिल्कुल क्वांटिटेटिव मेथड है, ना कि क्वालिटेटिव मेथड। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आरबीआई की एक स्कीम है जिसके अंडर आरबीआई जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है बट एट अ कंसेशनल रेट्स टू द लोअर इनकम ग्रुप, या फिर जो स्पेसिफाइड है टारगेटेड इंडस्ट्रीज या ग्रुप्स हैं। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव मेथड है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, बी, सी एंड ई ओनली। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरसिम्हम कमिटी 1991 recommended reforms with respect to banking sector. These reforms are also known as फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स या फिर थर्ड जनरेशन रिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि नरसिम्हम कमेटी 1991 ने जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर रिकमेंडेशंस दिए थे, इन रिफॉर्म्स को हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो नरसिम्हम कमेटी है, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कहते हैं, जो रिफॉर्म्स इन्होंने दिए हैं बैंकिंग सेक्टर में, इनका फोकस था ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीआरआर। एसएलआर या सीआरआर को अगर हम डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारे लिए लेंडिंग के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, उनको कम रेट पर या सब्सिडाइज रेट पर लेंडिंग करना। द इंटरेस्ट रेट शुड बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। इंटरेस्ट रेट को मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन करना, ना कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे। इसके अलावा जो बेसल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना, ये सभी क्या है, नरसिम्हम कमेटी ने रेकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबीज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। फर्स्ट है 50:30:20, नेक्स्ट है 50:35:15, नेक्स्ट है 60:20:20 और फोर्थ है 50:15:35। तो देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स 1975 में स्टैब्लिश हुए थे। पहला जो रीजनल रूरल बैंक बनाया गया था वो बनाया गया था 26 सितंबर 1975 में, 26 सितंबर 1975। आरआरबी एक्ट है 1976। जो मेन एम था आरआरबी बनाने का वो था रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, साथ ही एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और जो भी अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज रूरल एरियाज में आती हैं उनको इम्प्रूव करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली इसका क्या मकसद था, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना। जो बैंकिंग सर्विसेज शहरों में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड हो रही हैं वो गांव तक लेकर के जाना, वो रूरल इकोनॉमी तक पहुंचाना। The Government of India, state government and the bank which had sponsored the RRB contributes to their share capital in the proportion of 50%, 15% and 35% respectively. That means central government का शेयर कितना है, 50% का है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है, 15% का है, और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका शेयर कितना है, 35% का है। रेशियो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक इज 50:15:35, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमें सही इंस्टीट्यूशन को उसके डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से मैच करना है। तो सबसे पहला है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक स्टैब्लिश हुआ है ऑन 9 जुलाई 1988। 9 जुलाई 1988, यानी कि यहाँ फोर्थ का आपका ए हो जाएगा। अगला है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 जुलाई 1964, तो यानी यहाँ पे फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा। फिर है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन दी 2 अप्रैल 1990,
और लास्ट है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948, यानी सेकंड का आपका डी हो गया। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ में ये पैटर्न हमको मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI permitted the issue of commercial papers within the framework of its guideline. Which one of the following committee recommended these guidelines? ऑप्शंस है वर्मा कमेटी, पद्मनाभन कमेटी, कालिया कमेटी या फिर वागुल कमेटी। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, वागुल कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर 1987। चेयरमैन थे नारायण वगुल और इसने रेकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर्स एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म, ताकि इंडियन मनी मार्केट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। कमर्शियल पेपर्स शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं फंड्स को रेज करने के लिए। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, यानी कि कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है इसको बैक करने के। मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से 1 साल तक का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following subsidiaries are fully owned by Reserve Bank of India? ऑप्शंस है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, नेक्स्ट है द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर अभी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से सिर्फ 2 ही ऐसे यहाँ पर ऑप्शंस हैं या सब्सिडियरीज हैं जो फुल्ली ओन सब्सिडियरी हैं आरबीआई की, जिसमें से आपका पहला है द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और एनटीए ने जो आंसर माना है वो है आपका फर्स्ट वाला ACND ओनली, यानी इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB को भी सब्सिडियरी, फुल्ली ओन सब्सिडियरी माना है आरबीआई का। लेकिन अप्रैल 2019 से NHB नेशनल हाउसिंग बैंक फुल्ली ओन सब्सिडियरी नहीं है आरबीआई की, इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। आरबीआई से जो एंटायर स्टेक था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है और अब ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। यहाँ पे देखिए आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि आरबीआई की कौन कौन सी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं। इसमें है आपका DICGC दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BRBNMPL दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, फिर है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रिबिट, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इफ्टास और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब दैट इज RBIH। यही इसकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं। तो यहाँ पर सब्सिडियरीज हैं द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 15 जुलाई 1978। एक्ट है इसका 1961। इसका मेन पर्पस जो डिपॉजिट्स हैं उनकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और क्रेडिट फैसिलिटीज को गारंटी करना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। BRBNML दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये फाउंड हुई 3 फरवरी 1995। ये आरबीआई का एक स्पेशल डिवीजन है जो कि इंडियन बैंक नोट्स को बनाता है या प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस इंडियन बैंक नोट्स। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is value added service of Exim Bank that is Export Import Bank of India? ऑप्शंस है लाइन ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट या फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विस। तो एग्जिम बैंक स्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 जनवरी 1982। एक्ट है इसका 1981। जो स्मॉल
मीडियम इंटरप्राइजेस है और इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देता है एग्जिम बैंक। कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बायर्स क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट, इंपोर्ट फिनांस। इसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि जॉइंट वेंचर फैसिलिटेशन, कंसल्टेंसी सपोर्ट, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज, ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है जो कि एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। मैंने एग्जिम बैंक पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज ओल्ड टू न्यू। फेजेस हैं गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड स्पेसी स्टैंडर्ड, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, गोल्ड एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक तरीके का रूल्स है जो कि गवर्न करता है कि जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होगा वो किस तरीके से होगा। रूल्स बनाता है जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंट्रीज के बीच में होते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सबको प्रमोट करता है, इन सबको बढ़ावा देता है। क्वांटिटी ऑफ मनी, एक्सचेंज रेट्स, ये सभी डिटरमाइन किया जाता है थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब ओल्ड टू न्यू अगर हम देखें कि फेजेस क्या रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, सबसे पहला रहा है गोल्ड स्पेसी स्टैंडर्ड। गोल्ड स्पेसी स्टैंडर्ड में जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनको एज अ करेंसी यूज किया जाता था। सेकेंड आता है आपका गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में क्या होता था कि जो करेंसी थी गोल्ड के थ्रू बैक की जाती थी, दैट इज इट वाज बैक्ड बाय द गोल्ड, बट कोई सेंट्रल अथॉरिटी करेंसी है उसको होल्ड करती थी। नेक्स्ट है गोल्ड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता था कि गोल्ड के थ्रू जो करेंसीज होती थी उनको एक्सचेंज किया जाता था एट अ फिक्स्ड रेट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये 1944 में बनाया गया था। इन ब्रेटन वुड्स सिस्टम द अदर करेंसीज वर पेग्ड टू द यूएस डॉलर्स, और ये यूएस डॉलर्स जो है बैक्ड होते थे बाय गोल्ड। और फिफ्थ नंबर पर आपका आएगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है करेंसीज की एक्सचेंज रेट को डिसाइड करना इन दी ओपन मार्केट। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा गोल्ड स्पेसी स्टैंडर्ड, दैट इज बी। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में देखिए बी दिया हुआ है पहले। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, दैट इज ए, बी ए। फिर आपका आएगा डी, फिर ई, तब सी, यानी थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कीम्स प्रमोटेड बाय नाबार्ड। ऑप्शंस हैं किसान क्रेडिट कार्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम, रूरल इनोवेशन फंड, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है किसान क्रेडिट कार्ड, ये नाबार्ड की प्रोवाइडेड एक स्कीम है जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको आसानी से क्रेडिट मिल सके फॉर देयर क्रॉप्स प्रोडक्शन और जो हार्वेस्ट के बाद की एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। ये भी नाबार्ड की एक स्कीम है जो कि सब्सिडीज ऑफर करती है ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सके। थर्ड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम। ये नाबार्ड की स्कीम नहीं है, दैट इज डायरेक्टली नाबार्ड ऐसी कोई स्कीम को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट है रूरल इनोवेशन फंड। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो रूरल एरियाज में लगाए जाते हैं ताकि रूरल एरियाज की भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। ये क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए, बी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स इन टी बिल मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक, प्रोविडेंट फंड्स और कॉर्पोरेट्स।
टी बिल्स में ये सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हो, प्राइमरी डीलर हो गए, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी क्या है टी बिल मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं जिनको हम पॉपुलरली एज टी बिल्स जानते हैं, इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो शॉर्टफॉल्स हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में उसके लिए। टी बिल्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। 91, 182 और 364 इन मैच्योरिटी पीरियड्स के टी बिल्स को इशू किया जाता है। तो यहाँ पर सभी क्या है पार्टिसिपेंट्स हैं टी बिल्स में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिस्ट 2 में मार्केट है। लिस्ट 1 में है फॉरवर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एफपीओ और आईपीओ। लिस्ट 2 में मार्केट में है प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और स्टॉक मार्केट। सबसे पहले है फॉरवर्ड्स, ये पार्ट है आपका डेरिवेटिव मार्केट्स का, यानी ए का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, फॉरवर्ड्स हो सकते हैं और स्वैप्स हो सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट ऑन अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। किसी फ्यूचर डेट पर एक स्पेसिफाइड प्राइस पर एसेट को बाय या सेल करना, इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड्स में आता है। तो ये एक डेरिवेटिव मार्केट है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये एसोसिएटेड है आपका मनी मार्केट से, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिक्स्ड रेट से रिटर्न देता है, जिसमें हमको एक अमाउंट को फिक्स टाइम पीरियड के लिए रखना होता है। नेक्स्ट है एफपीओ, ये है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ का मतलब क्या है, जब कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और वो नए शेयर्स को इशू करती है इन्वेस्टर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफपीओ कहते हैं। एडिशनल शेयर्स ऑफर करती है कंपनी आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज आईपीओ। इसको हम लोग सेकेंडरी ऑफरिंग्स भी कहते हैं। तो ये आपका जो एफपीओ है ये पार्ट है आपका स्टॉक मार्केट का, तो यहाँ फोर्थ का आपका सी हो जाएगा। और लास्ट है आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये आपका रिलेटेड है प्राइमरी मार्केट से। आईपीओ का मतलब क्या है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। आईपीओ का मतलब है, आईपीओ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी है वो अपनी शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का थर्ड है, यानी फॉरवर्ड का डेरिवेटिव मार्केट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मनी मार्केट है, एफपीओ का स्टॉक मार्केट है और आईपीओ का आपका प्राइमरी मार्केट है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यूजीसी नेट सितंबर 2024 में शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।